वाल्हा गांव के रहने वाले सोमू और उनका परिवार इस बार खेतों में अच्छी फसल होने के कारण बहुत खुश था। चारों ओर कुशल मंगल था और घर में उत्सव जैसा माहौल था। लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा दिन टिक न सकी। सिर्फ एक हफ्ते के भीतर ही सब कुछ बदल गया। हफ्ता बीतते ही बादल रोज जोरों से गरजने लगे और भारी बारिश होने लगी। ऐसा लगता था जैसे इंद्र देवता पूरे गांव से रुष्ट हो गए हों। इस मूसलाधार बारिश से सबसे ज्यादा डर सोमू को था, क्योंकि उसका खेत गांव की नदी के बिल्कुल पास था। हर दिन उसे यही चिंता सताती कि अगर बारिश यूं ही चलती रही तो कहीं उसका खेत पानी में ना डूब जाए। और फिर एक रात उसका सबसे बड़ा डर हकीकत बन गया। भारी बारिश के कारण नदी उफान पर आ गई और उसका पूरा खेत बाढ़ में समा गया। अरे भैया, मैं बर्बाद हो गया। हे प्रभु! अरे भैया, ओ कृष्ण कन्हैया, मेरा खेत बर्बाद हो गया। सोमू के कुछ मित्र और गांव वाले उसे संभालने लगे। अरे भाई सोमू यार, हिम्मत मत हारो। ओ यार, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए ही सही, खुद को मजबूत रखो। अरे मेरे बच्चों, अब मेरे बच्चों का क्या होगा? वो तो बर्बाद हो जाएंगे। मेरी पत्नी की पुकार कौन सुनेगा? बेचारी तो यूं ही दर दर भटकते हुए मर जाएगी। अरे यार सोमू, ऐसा कुछ नहीं होता। ओ यार, तू हिम्मत मत हार। एक काम कर, मुखिया जी के पास जा। वो तुझे तेरी फसल का मुआवजा जरूर दिलवाएंगे यार। सही कहा भाई, सही कहा। सोमू तुरंत मुखिया के घर पहुंचा और उसके दरवाजे के बाहर खड़े होकर चिल्लाने लगता है। मुखिया जी बाहर आइए, मुखिया जी। अरे क्या है? क्यों इतना शोर मचा रहे हो? क्या हुआ? अरे मुखिया जी, क्या बताऊं? हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई, मुखिया जी। क्या? सारी फसल बर्बाद हो गई? अरे ऐसे कैसे हो गई बर्बाद? मुखिया जी, आपको तो पता ही है कि गांव में रोज कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है। हमारी फसल नदी के पास थी और कल रात को इतनी तेज बारिश हुई कि पूरा खेत पानी में डूब गया। बाढ़ आ गई और सारी फसलें तबाह कर गईं। मुखिया जी, कुछ भी नहीं बचा। तो तुम चाहते क्या हो? हम क्या करें? आप कृषि विभाग से कहकर हमें हमारी जमीन का मुआवजा दिलवा दीजिए। अब तो सरकार भी ऐसी आपदाओं पर किसानों को राहत देती है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। एक काम करो, एक कागज पर अपनी जमीन की पूरी जानकारी लिखकर हमें दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद, मुखिया जी। हम आज शाम तक सारी जानकारी लिखकर दे जाएंगे। सोमू एक छोटी सी उम्मीद लेकर अपने घर आता है और सबको ये बात बताता है। सारी बात सुनकर सोमू की पत्नी सदमे से नीचे गिर पड़ती है। अरे मंजू, अरे संभालो खुद को। दोनों बेटियां दौड़कर अपनी मां को संभालने जाती हैं। हे राम, अब इस घर का क्या होगा? हमारी बेटियों का क्या होगा? उन्हें कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे? यह देखकर छोटी बेटी कृतिका भी जोर जोर से रोने लगती है। अरे कृतिका, रो मत। सब ठीक होगा। और तू क्यों डरती है? मैं हूं ना, तेरी पढ़ाई को तो मैं कुछ नहीं होने दूंगा। अब क्या होगा पता नहीं बेटा। मुखिया जी के पास गए थे मदद मांगने कि हमें मुआवजा दिलवा दो। तो उन्होंने कहा कि जमीन की सारी जानकारी लिखकर उन्हें दे दो। सिर्फ जमीन की जानकारी मांगी और कुछ नहीं मांगा? जैसे आधार, पहचान पत्र, राशन कार्ड या तुम्हारे बैंक का खाता नंबर? हाँ, सिर्फ वही मांगा है। तो बेटी, तू एक कागज ले और सारी जानकारी उस पर लिख दे ताकि मैं जल्दी से मुखिया जी को जाकर दे आऊं। यह सुनकर मीना थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। फिर कुछ समय बाद वह कागज पर सारी जानकारी लिखकर सोमू को दे देती है। सोमू वह कागज लेकर सीधे मुखिया जी के घर की ओर निकल पड़ता है। जैसे ही वह वहां पहुंचता है, देखता है कि मुखिया जी अपने घर के बाहर टहल रहे हैं। सोमू तुरंत उनके पास जाता है और आदरपूर्वक वह कागज उनके हाथ में थमा देता है। मालिक, ये लीजिए। यह वही जानकारी है जो आपने मांगी थी। बस एक बात बताइए, इसमें कितना समय लगेगा? मेरी पत्नी और बच्चों की हालत बहुत खराब है।
खेती ही हमारी आखिरी उम्मीद थी और वो भी इस बारिश ने बर्बाद कर दी। हाँ हाँ, ठीक है, लेकिन इसमें कम से कम 2 से 3 महीने लगेंगे। ऐसा मत कहिए मुखिया जी, मेरे बच्चों का क्या होगा तब तक? उनकी स्कूल की फीस कैसे भर पाऊंगा? 2 महीने बहुत लंबा समय है। अरे भाई, वो सब मुझे नहीं पता, वो तुम खुद जानो। चलो अब यहाँ से जाओ। वहां से सोमू उदास मन से लौट जाता है। चलते चलते उसे एक चाय की टपरी दिखाई देती है और उस चाय वाले की टपरी पर उसे अंधा मकसूद बैठा हुआ नजर आता है। सोमू भी वहां जाता है और उसके बगल में जाकर चुपचाप बैठ जाता है। कौन हो भाई? मुझे बिना चश्मे के कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। अरे मकसूद भाई, मैं सोमू हूँ। अरे भाई, तुम्हारे खेतों के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। सोमू भाई। हाँ भाई, अभी मैं सरपंच जी के पास भी गया था, पर उन्होंने बोला कि 2-3 महीने का समय लगेगा। अच्छा चलो छोड़ो, तुम खुद ही कृषि विभाग क्यों नहीं जाते? मैं वहां जाकर क्या कहूँगा? बोलो, मुझे ना लिखना आता है, ना पढ़ना, मैं तो वहां जाकर क्या ही कर पाऊंगा? अच्छा हाँ, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर सोमू घर वापस आ जाता है। घर आकर वह पूरी आपबीती अपने परिवार को बताता है। कैसे मुखिया जी ने कहा कि मुआवजा मिलेगा, लेकिन उसके लिए कागजी कार्यवाही करनी होगी। यह सुनकर पूरा परिवार एकदम उदास हो जाता है। मीना मन ही मन सोचती है। हे भगवान, ये कैसी आपदा आई है। अब तो पढ़ाई तक के लिए पैसे नहीं बचे, और छोटी की पढ़ाई का क्या होगा। अगले दिन सुबह सुबह कृतिका रोती हुई मीना के पास आई। दीदी दीदी, देखो ना ये क्या हो गया। मीना चौंक कर जैसे ही नीचे देखती है, उसकी आंखों के सामने का नजारा उसकी सांसें रोक देता है। सारी किताबें पानी में भीग चुकी थी, कुछ के पन्ने फट चुके थे, कुछ की स्याही बह गई थी। मीना घबराकर बोली। अरे ये कैसे हुआ। पता नहीं दीदी, कल तक तो सब ठीक था। मीना भागती हुई अंदर गई और छत की ओर देखा। वहां एक छोटा सा छेद था और वहीं से लगातार बूंद बूंद पानी टपक रहा था। हे राम, ये बारिश हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही। मीना पुस्तक लेकर अपने पिताजी के पास जाती है। पिताजी भी ये किताब देखकर हैरान परेशान रह जाते हैं। ये कैसे हुआ? छत से तो बस पानी टपक रहा था। सोमू ने तो बस माथा पकड़ लिया था। हे भगवान, ये कैसा तूफान आ गया हमारे ऊपर? पिताजी सुनिए ना, मैं ये कह रही थी कि जब तक मुआवजा नहीं आता तब तक मैं अपनी पढ़ाई छोड़ देती हूँ, और कुछ दिनों तक दूसरों के घर में साफ सफाई का काम करके अगर थोड़ा बहुत पैसा कमा लूँ तो छोटी की नई किताबें और स्कूल का खर्चा भी निकल आएगा ना। नहीं नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगा। मैं कहीं न कहीं से पैसों का इंतजाम कर लूंगा। तू चिंता मत कर। तू अगर घर के काम करेगी तो तेरी पढ़ाई का क्या होगा बेटी? आप उसकी चिंता मत कीजिए बापू, मैं काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करती रहूंगी। रात को थोड़ा पढ़ लूंगी, दिन में थोड़ा वक्त निकाल लूंगी। मैं हार नहीं मानूंगी। मीना अपनी टीचर मिस कामिनी के घर पहुंचती है। उनके घर पहुंचकर वह गेट खटखटाने लगती है। अरे मीना, तुम यहाँ कैसे, और आज स्कूल क्यों नहीं आई। मीना कामिनी को सारी बातें बताती है। यह सुनकर कामिनी एकदम उदास हो जाती है। मैम, आप कह रही थी न उस दिन कि आपके 2 पड़ोसियों को काम वाले की ज़रूरत है, तो मैम, उनसे बात कीजिए न, कुछ महीनों के लिए मुझे काम पर रखिए, तब तक छोटी की फीस का खर्चा निकल आएगा। पर बेटा, तुम अभी बस 16 साल की हो, कैसे करोगी पूरे घर का काम। मैं कर लूंगी मैम, वैसे भी तो करती ही हूँ न, क्योंकि माँ की तबीयत ज़्यादातर बीमार ही रहती है। ठीक है, पर तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। साफ सफाई करने के बाद तुम्हें हर शाम यहाँ आना होगा, ताकि मैं तुम्हें पढ़ा सकूं। अभी कुछ महीनों में गांव में जिला स्तर की परीक्षा होने वाली है, और जो भी उसमें सफल आएगा उसको पूरे 5 साल की स्कॉलरशिप मिलेगी। यानी कि अगर तुम जीतती हो तो तुम्हारी स्कूल और कॉलेज दोनों की शिक्षा के पैसे सरकार देगी। सच में? हाँ,
एकदम सच। और यह पुरस्कार देने के लिए खुद विधायक जी आएंगे, तो तुम्हें भी पूरी मेहनत से इसकी तैयारी करनी होगी। ठीक है मैम, मैं वादा करती हूँ, मैं मेहनत करूंगी और इस बार खुद को नहीं हारने दूंगी। शाबाश बेटी, अब चलो, मैं तुम्हें वो घर दिखा देती हूँ जहाँ काम करना है। और हाँ, आज शाम यही आना, पढ़ाई शुरू करते हैं। हाँ भाई कामिनी, बताओ क्या हाल है? कुछ खास नहीं, बस ये मेरी स्टूडेंट है, इसे सफाई का कोई काम चाहिए ताकि थोड़ा पैसा कमा सके और अपनी छोटी बहन की पढ़ाई का खर्चा उठा सके। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी समझदारी, बड़ी होशियार लगती हो तुम। सिर्फ होशियार नहीं, पूरी क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाली छात्रा है ये। पढ़ाई में भी तेज है और समझदारी में भी। और एक हमारी बेटी है, कहती है मम्मी मुझे एनवायरमेंटलिस्ट बनना है, इसलिए मैं हफ्ते में बस एक बार नहाऊंगी। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें एक और घर का पता देती हूँ, वहाँ जाकर भी काम के बारे में पूछ लेना। सरकारी अफसर का घर है, अच्छा पैसा मिलेगा। ठीक है, तुम इसे पता दे दो, ये चली जाएगी। अब 2 महीने के बाद सोमू एक बार फिर मुखिया के घर जाता है। मुखिया जी, अब तो 2 महीने भी हो गए। आप बताइए तो कब आएगा मुआवजा? अरे भाई, मुझे क्या पता कब आएगा। रोज रोज यहाँ खड़े हो जाते हो, जाओ यहाँ से। एक बार फिर निराश होकर वह घर पहुंचता है। क्या हुआ बाबूजी, मुखिया जी ने कुछ बताया? क्या बताऊं बेटा, वो तो बस यही कहते हैं कि हमें नहीं पता, ये सरकारी मामला है। बाबूजी, आप कृषि विभाग क्यों नहीं जाते? वहाँ जाकर पूछिए ना। बेटा, मुझे तो न पढ़ना आता है न लिखना, मैं वहाँ जाकर क्या कहूँगा? मैं आपके साथ चलूंगी बाबूजी, अगर कुछ पढ़ना या लिखना होगा तो मैं खुद देख लूंगी। ठीक है, ऐसा करते हैं, कल सुबह ही कृषि विभाग के लिए निकलते हैं। अगले दिन सुबह सोनू और मीना कृषि विभाग पहुंचते हैं। वहां लंबी कतार लगी हुई थी। सोनू और मीना भी उस लाइन में लग जाते हैं। काफी देर खड़े रहने के बाद आखिरकार उनकी बारी आती है। जी बोलिए। जी, 2 महीने पहले हमारी पूरी फसल बर्बाद हो गई थी, वो भी तूफान और आंधी के कारण। तो आपने बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम लिखवाया था। जी किसमें? जी, जब किसी किसान की फसल बारिश, तूफान या किसी प्राकृतिक आपदा से बर्बाद हो जाती है, तो सरकार उसकी भरपाई के लिए एक मुआवजा देती है। इसके लिए किसानों को अपना नाम बेनिफिशियरी लिस्ट यानी लाभार्थियों की सूची में दर्ज करवाना होता है। उसी की बात हो रही है। जी, हमने अपने गांव के मुखिया जागेरम जी को अपनी खेत की सारी जानकारी लिखकर दे दी थी। उन्होंने कहा था कि वो आगे बात कर लेंगे। अरे तुम खुद क्यों नहीं आए? खुद आकर नाम लिखवाना होता है। ये कोई मजाक नहीं है, जमीन तुम्हारी है, मुखिया की नहीं। चलो, अब तो आ ही गए हो, अपना नाम बताओ, गांव का नाम भी बताओ और ये बताओ कि फसल कब बर्बाद हुई थी। जी, मेरा नाम सोमू चौबे है, मैं मान गांव से आया हूँ। ये करीब 2 महीने पहले की बात है, साहब। अफसर अपनी फाइल में देखता है। देखिए, आपका नाम कहीं भी नहीं है इस सूची में। अरे अरे, ऐसा मत कहिए साहब, ध्यान से देखिए। मुखिया जी ने तो कहा था कि उन्होंने बात की है। देखिए, हमें नहीं पता, लेकिन आपका नाम इस सूची में नहीं है। यह सुनकर सोमू वहीं टूट सा जाता है। मीना उसे संभालती है और एक बेंच पर बैठाकर खुद फिर से सरकारी अधिकारी के पास लौटती है। अगर मैं आपको अपने खेत की जगह बता दूं, तो क्या आप देख सकते हैं कि वहाँ मुआवजा आया है या नहीं? ठीक है, बताओ। मीना अपनी जमीन की सारी जानकारी अधिकारी को देती है। अधिकारी कुछ देर फाइल में देखता है, फिर चौंक कर कहता है। अरे, इस जमीन का मुआवजा तो महीने भर पहले ही दे दिया गया था। लेकिन हमें तो कोई मुआवजा मिला ही नहीं। फिर वो मुआवजा किसे दिया गया? ये जानकारी गोपनीय है, मैं आपको नहीं बता सकता। पर जमीन हमारी है, तो आप हमें क्यों नहीं बता सकते? मुझे क्या पता जमीन आपकी है या नहीं। ये सुनकर मीना स्तब्ध रह जाती है। उसके मन में बार बार यही सवाल घूमता है, अगर मुआवजा आया था तो गया कहाँ? और मुखिया जी ने ये बात उन्हें बताई क्यों नहीं? मीना मन ही मन सोचती है। अब मैं बाबू को कुछ नहीं बताऊंगी। अगर उन्हें ये सब पता चला तो उनका हाल और भी बुरा हो जाएगा। ये मामला अब मैं खुद सुलझाऊंगी। बाबू चलिए अब घर चलते हैं, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। आप पहले जाकर मुखिया जी से पूछिए कि उन्होंने हमें ये बात क्यों नहीं बताई।
फिर सोमू और मीना घर की ओर लौट जाते हैं। तभी मीना मिस्टर कपूर के घर के लिए और बापू मुखिया से मिलने के लिए निकलती है। जैसे ही मीना मिस्टर कपूर के घर पहुंचती है, वह देखती है कि मिस्टर कपूर कुर्सी पर बैठे हुए हैं। मीना वहां पहुंचती है। अरे मेरी बच्ची, तू इस समय कैसे आई? बस चाचा, कुछ काम से आई थी। चाचा, आपसे थोड़ी मदद चाहिए थी। अरे तुम तो मेरी बेटी जैसी हो, हुक्म करो हुक्म। मीना उन्हें सारी बातें बताती है। तुम चिंता मत करो मेरी बच्ची, एक विभाग में मेरा एक दोस्त है, मैं उससे बात करता हूँ। तुम बेफिक्र होकर घर जाओ, और हाँ, बिल्कुल भी चिंता मत करना, समझी? अब सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुबह होती है और एक बार फिर मीना मिस्टर कपूर के घर के लिए निकल पड़ती है। जैसे ही मीना घर के अंदर पहुंचती है, सामने मिस्टर कपूर कुर्सी पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। आओ मीना, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। कुछ पता चला चाचा? हाँ बेटी, पता तो चल गया है। मुआवजा तो आ गया है, लेकिन वो एक आदमी मंगिया राम के नाम पर गया है। मंगिया राम, ये कौन है? मुखिया जागो राम का बेटा, जो 15 दिन पहले ही शहर पढ़ने के लिए गया है। तो ये सब उसी मुखिया का काम है। मुझे तभी शक हुआ था। उसने सिर्फ जमीन की जानकारी के कागज ही तो लिए थे हमसे, और कल बापू को भी ये कहकर भगा दिया कि हमें क्या पता, तुम्हारा नाम तो है ही नहीं। जबकि हमने नाम तो लिखवाया था, पर उसने ये सब किया कैसे? बिना असली जमीन के कागजों के नकली कागज बनवाकर। इसीलिए उसने सिर्फ बापू से जमीन की जानकारी ली, ताकि नकली दस्तावेज तैयार करवा सके। बड़ा झूठ निकला, गरीबों का हक मारता है। रुको, अभी उसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराता हूँ। पुलिस आज ही उसे अंदर कर देगी। ठीक है चाचा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। उसका सारा कच्चा चिट्ठा खोलूंगी ताकि सबको याद रहे बेईमानी का अंजाम क्या होता है। मिस्टर कपूर और मीना दोनों साथ में पुलिस स्टेशन जाते हैं। वे पुलिस को सारी बातें और सबूत बताते हैं। पुलिस अधिकारी गंभीरता से सब कुछ सुनते हैं और तुरंत कार्रवाई का आदेश देते हैं। इसके बाद पुलिस गांव आती है। गांव पहुंचकर पुलिस मुखिया को सबूतों के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लेती है। पूरा गांव यह दृश्य देखता रह जाता है। हर कोई हैरान होता है कि किस तरह एक बेईमानी और झूठ की साजिश का पर्दाफाश हुआ। झूठ और बेईमानी चाहे कितनी भी चालाकी से की जाए, लेकिन एक दिन सच सामने आ ही जाता है। जो दूसरों का हक छीनता है, उसका अंत हमेशा बुरा होता है। और जब एक सच्चा इंसान हिम्मत से सच का साथ देता है, तो बदलाव जरूर आता है।